हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपके राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की जब लिखित सिफारिश मिल जाती है तो उसके बाद वो इसकी उद्घोषणा कर सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 6 माह के अंदर संसद जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो हर 6 माह के अंदर संसद की अनुमति मिलनी अनिवार्य है और ऐसा करते हुए अनिश्चित काल तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। तीसरा कथन कह रहा है कि आपात की उद्घोषणा अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो इसका अनुमोदन का जो प्रस्ताव है ये विशेष बहुमत से पारित हो जाना चाहिए और जो सदन में उसमें उपस्थित सदस्य होंगे उनके 2/3 बहुमत से ही पारित हो जाना चाहिए। जिस वजह से ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल उसको खत्म करना, उसकी उद्घोषणा को वापस लेना है तो संसद की स्वीकृति इसमें आवश्यक नहीं है। तो इस हिसाब से आपका ये इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका सी आपका सही आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें विशेष बहुमत और सदन की जो उपस्थित सदस्य होते हैं उसके 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए, है ना। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसका उल्लेख आपके संविधान के अनुच्छेद 352 में, और राष्ट्रपति आपातकाल तभी इसकी घोषणा कर सकता है जब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिल जाती है। और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया क्यों जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति को ऐसा महसूस हो कि भारत के किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरा है, या युद्ध हो सकता है, या बाहरी आक्रमण हो सकता है, या सशस्त्र विद्रोह का कोई संकट है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य स्वरूपों से बेहतर होने को संभावित कारणों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 कारण दिए गए और आपके बताने में कौन सा सही है। कह रहा है सरकार के सबसे स्थिर की स्थापना करना, यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है, यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है, यह आय असमानता को समाप्त करता है। तो इसमें आपका 3 आपका सही आंसर है, यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। और लोकतंत्र 2 तरह के होते हैं, अनुमान 2 तरह के माने जाते हैं, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र ऐसा जैसा कि भारत में यहाँ क्या होता है कि जनता द्वारा प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं और उनके द्वारा ये हमारी विधायिका के संबंध में कानून बनाते हैं, है ना। और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसमें क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से किसी विषय पर चर्चा करती है और उनके द्वारा विधायिका के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता डायरेक्ट ना लेके भी जो उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो विधायिका के संबंध में निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है मूल अधिकार के बारे में पूछा गया है और आपको ये बताना है इसमें कौन से अधिकार आपको दिए गए हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त है, यानी कौन से अधिकार। तो पहला है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, ये बिल्कुल ये आपको दिया गया है, अनुच्छेद 19A के तहत शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार मिलता है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये भी आपके अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है, ये भी आपको अधिकार मिलता है। हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार, ये कथन गलत है, क्योंकि आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं है और ना ही सौदेबाजी करने का अधिकार है, तो इस वजह से ये कथन गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपके अनुच्छेद 21 के तहत दिया जाता है। इस तरह से अगर हम तीसरे को हटा दें तो आपका 1, 2 यानी 4 आपका सी आपका सही आंसर है। और जो मूल अधिकार है इसका उल्लेख आपके जो भारत के संविधान का भाग 3 है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है इनमें जो जितने भी मूल अधिकार हैं आपके 6 के 6 मूल अधिकार, इसमें इसका उल्लेख है। और 6 अधिकार कौन से हैं, पहला अधिकार है समता का अधिकार, जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। और दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद
23 और 24 में किया गया है। चौथा अधिकार आपके धर्म की स्वतंत्रता, जिसका उल्लेख आपका 25 और अनुच्छेद 28 के बीच किया गया है। और पांचवा अधिकार आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो जिसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। जो छठा अधिकार है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 32 में किया गया है। और जो अनुच्छेद 19A है, इसमें आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई, जैसे शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, भारत में संचार का अधिकार, मतलब कहीं भी घूमने का अधिकार, भारत में किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये आपके सब अनुच्छेद 19 में ए में दी गया है ना। और जो अनुच्छेद 21A है, इसमें आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना जो पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधि के संदर्भ में स्वार्म क्या है ना। स्वार्म क्या है कि पहला कथन कह रहा है भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा है। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि जो भूकंप के दौरान जो निर्मुक्त ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको भूकंपीय ऊर्जा कहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन, तो इस क्रिया को आप भूस्खलन कहा जाता है। इस जब भूगर्भ से अकस्मात अधोगामी का भूगर्भ के अंदर गुरुत्वाकर्षण हलचल होती है तो उसको, जब कोई चीजें बाहर निकलती है उसको भूस्खलन कहते हैं। तीसरा कह रहा है कि उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों की स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंपों के झटके हैं। तो ये आपका सी आपका सही आंसर है। चौथा विकल्प कह रहा है पृथ्वी के अंदर होने वाले लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता है और जिसकी अवधि 1.0 से 9.0 सेकंड होती है। तो ऐसे भूकंप को आपको सूक्ष्म भूकंप के नाम से जाना जाता है, इसको सूक्ष्म भूकंप कहते हैं ना। और ये दो कारकों से आता है, कृत्रिम कारकों से और प्राकृतिक कारणों से। और जो आपका भूस्खलन आता है ये आपके भूकंप के कारण आता है और प्राकृतिक कारण से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक हाओ क्या है ना। और ये इसका सही आंसर आपका बी आपका सही आंसर है। मणिपुर का एक क्या है, काली चावल की एक किस्म है। ये जो काला चावल होता है इसका जो वजन होता है और जो दूसरे चावल है उसकी तुलना में इसका वजन अधिक होता है, और ये इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि इसको अभी जीआई टैग दिया गया है ना। तो याद रखना है काली चावल कहाँ का है, मणिपुर का है ना। और जो इसका रंग काला होता है, और काला किस कारण से होता है, एथोसाइमिन एजेंट के कारण इसका रंग काला होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।